नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नाट्य परंपरा के ऊपर। आप जानते हैं भारत की तहज़ीब कदीमी तहज़ीब है। दुनिया में बहुत कम ऐसी सभ्यताएं हैं जिनको भारत के बराबर रखा जा सकता है। नाट्य की परंपरा भारतीय तहज़ीब में बहुत पुरानी है। इसका हवाला ऋग्वेद में भी मिलता है और ख़ास तौर पे जो 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा के बाद में तो संस्कृत नाटकों का बहुत ही उनका एहतराम रहा है दुनिया भर में, भारत ही में नहीं। इसके अलावा जो आज भी जो थिएटर भारत का है वो एक ख़ास उसकी पहचान है। ये ठीक है कि दूसरे पश्चिम में ख़ास तौर पर प्रोसीनियम थिएटर का इतना विकास हो चुका कि आज उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय फिल्म हो या फिर थिएटर, ये अपनी एक ख़ास और बड़ी मखसूस पहचान रखते हैं। आज हम बात करेंगे इसी हमारी ख़ासियत के ऊपर, भारत की जो रिच परंपरा है थिएटर और फिल्म्स के ऊपर। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं दो ख़ास मेहमान। आप हैं ज्योति कलश जी, जो थिएटर से और सिनेमा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, अनेक फिल्में आपने की हैं और थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ में हैं श्री आर.के. पार्चा साहब, जो कि दिल्ली फेस्टिवल उन्होंने इन्हीं के नाम से मंसूब होता है, इन्होंने ही शुरुआत उसकी की है। थिएटर से बहुत लंबे समय से एनएसडी से जुड़े रहे हैं, थिएटर से जुड़े रहे हैं, फिल्म से जुड़े रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये बात करें कि चूँकि आप हमारे नाज़रीन को अच्छा लगेगा अगर आप बताएं कि फिल्म से जो आपका एक जुड़ाव रहा है उसके बारे में, उस तहत थोड़ा सा परिचय अपना दे दीजिए कि किन किन फिल्मों में आपने काम किया है और थिएटर से कहाँ और कब कैसे जुड़े। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो हमारी शुरू से रुचि अभिरुचि रही है नाटकों में। स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ और कॉलेज के उपरांत जब कभी मौका मिला तो मैं थिएटर से जुड़ा रहा। फिल्म्स में मैं बहुत दिनों बाद आया। ऑफ कोर्स हमारी तमन्ना ज़रूर थी फिल्म्स में आने की, क्योंकि जो थिएटर करता है उसकी एक इंटरेस्ट होती है। तो थिएटर का जहाँ तक सवाल है, जब मैं दिल्ली आया था तो आने के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ा। कई लोगों से मेरा परिचय हुआ। उसमें अनुपम खेर जी थे, आशीष विद्यार्थी थे, कई लोग थे। तो उनके संसर्ग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मुझे ये इंटरेस्ट जगता रहा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ पब्लिक से, बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट कर सकता हूँ। और थिएटर की सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसकी अहमियत यही है कि आप डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर फिल्म और थिएटर में डिफरेंसेस की बात है, अंतर की बात है, तो जो सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है टेक और रीटेक का। हाँ, आपको सुविधा है फिल्म में जितने चाहे। हाँ, मतलब आप अगर कोई डायलेक्ट फंबल करते हैं या ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या आपका शॉट क्लियर नहीं होता है तो आपको चांस मिलता है रीटेक का। और यहाँ तो आप प्रत्यक्ष हैं, दर्शकों के बीच जो गलती हो गई तो हो गई। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर। क्रिटिसिज्म आपके मुंह पर है। लोग आपको पसंद करें या ना पसंद करें, या ऑडियंस सामने बता देती है। सो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। यू हैव टू एक्चुअली परफॉर्म, और परफॉर्मेंस आपका वो बेस्ट होता है। फिल्म्स जहाँ तक है, फिल्म्स बड़े पर्दे पर, उसकी एक कमर्शियल वैल्यू है, उसके ऑडियंस बहुत बड़े हैं और फिल्म्स का एक अपना, जिसको कहते हैं एक ऑरा है। बिल्कुल, लोग उसको एंजॉय करते हैं। मोर देन लाइफ साइज है। एग्जैक्टली। थिएटर्स में बहुत चीज़ मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं इसमें, एक से एक आर्टिस्ट है, लेकिन चूँकि उसकी उतनी कमर्शलाइजेशन नहीं है, उसकी उतनी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन जो थिएटर से जुड़े हुए कलाकार हैं, जब वो बड़े पर्दे पर आते हैं तो उनकी जो अदा है, उनकी जो अदाकारी है वो दिखती है। वो आप फील कर लेंगे कि ये आदमी थिएटर से कनेक्टेड है, इसका बैकग्राउंड थिएटर से है। और जो डायरेक्ट फिल्म्स में आ रहा है तो वो सीखते 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 सीखते, कभी FTII में कुछ सीखा, कभी NST में कुछ सीखा, तो सीख करके दूसरों को देख करके उस चीज़ को अपने अंदर लाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। पार्चा साहब, आप चूँकि बहुत लंबे समय से इन दोनों विधाओं से जुड़े हुए हैं, थिएटर से भी और सिनेमा से भी,
जो दिल्ली फिल्म फेस्टिवल है वो तो आप ऑर्गेनाइज करते ही हैं, लेकिन उससे पहले एनएसडी और थिएटर हमें मालूम है बहुत आपका लंबा अनुभव है। बहुत अच्छी तरह से ज्योति कलश जी ने इस संबंध को हाईलाइट कर दिया। थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा कि चूँकि अब दोनों चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, तब भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव हैं, इन दोनों में किस विधा को ज़्यादा प्रभावी और अपने नज़दीक आपको लगता है कि हैं? देखिए, मेरे नज़दीक तो दोनों ही विधाएं हैं, क्योंकि बचपन से मेरे साथ सिनेमा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा जुड़ा रहा। उसकी वजह ये रही कि मेरे जो पिताजी थे वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिनेमा बफ आदमी थे। तो ही वॉज द बैंड मास्टर एक्चुअली, और वही 4-5 साल की उम्र में मुझे उंगली पकड़ के जो है अपने गांव के थिएटर में, कस्बे के, वो फिल्म जो है पहली दिखाने लेके गए कि सेकंड क्लास में शायद मैं पढ़ता रहा हूँगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी किताबें ख़रीदनी है, और 3 बजे का शो जो था वो प्रकाश मेहरा की मेला फिल्म वहाँ लगी हुई थी, वो मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी। तो वो मुझे लेकर थिएटर में घुस गए। तो उस वक़्त जो पर्दे पर देखा तो उससे वो एक इम्पैक्ट जो अंदर घुस गया, और जो हमारे पिताजी ने खुद सिनेमा के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन रात को 12 बजे घर लौटना गांव के खेतों में से कि क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, तो वो हमें विरासत में मिल गया। और जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद भी सबसे पहली फिल्म मुझे मेरे पिताजी ने ही दिखाई, कहानी किस्मत की, हिंगोरानी की जो फिल्म थी धर्मेंद्र की। तो वो पहली फिल्म धर्मेंद्र की जब देखी तो तब से धर्मेंद्र साहब के साथ जो है, धर्म जी के साथ एक हमारा संबंध भी जुड़ा, क्योंकि जब बड़ा हुआ और पत्रकारिता में आया तो उनसे मुलाकात भी हुई और आज भी उनसे मिलते हैं। तो इंडस्ट्री और सिनेमा ये सब तो अंदर रहा, लेकिन दिल्ली आने के बाद जब कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करना था कि मुझे चित्रकार बनना है। तो 6 साल BFA और फिर मास्टर्स और फिर उसके बाद मास कॉम, वो सब करके पत्रकारिता में जाते जाते वो जो कला, सिनेमा और थिएटर का जो पुराना जो जुड़ाव था वो यहाँ के ग्रो हो गया। तो मंडी हाउस में बैठ कर के अस्मिता थिएटर ग्रुप है और दूसरे थिएटर ग्रुप्स हैं। उस समय जामिया मॉस्को में शाहरुख खान भी पढ़ रहे थे और हम फाइन आर्ट्स में पढ़ रहे थे। तो लगभग 7-7 का एक पीरियड था और टिग्मांशु धूलिया साथ-साथ काम कर रहे थे NSD में, तो एक जुड़ाव रहा। लेकिन इस थिएटर से आगे, जैसे ज्योति साहब ने अभी कहा, थिएटर को एक संघर्ष के साथ आगे आना पड़ता है, आज भी है। अगर आप मराठी थिएटर को देखें या बांग्ला के थिएटर को देखें तो वहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ, खासतौर से मराठी थिएटर में, कि वहाँ टिकट खरीद के प्लान करके नाटक देखने की परंपरा अभी भी है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में वो नहीं हो पाई। हम आज भी अगर नाटक देखने जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री पास हमें मिल जाए। तो जैसे ज्योति साहब ने कहा कि उसके लिए एक लंबा स्ट्रगल जो है थिएटर में वो बना रहा है, आज भी है। बेशक बेशक। ज्योति जी, एक बात थोड़ा सा ये बताइए, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात इशारा किया कि भाई थिएटर के लिए आज भी दर्शक जुटाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। लेकिन मोर और लेस इट इज़ एन अर्बन फिनोमिना, इजंट इट? थिएटर भारत का जो है वो काफ़ी हद तक शहरों तक महदूद रहा है, उतना नहीं फैला। लेकिन अगर हम खासतौर पे हिंदी बेल्ट को कहें तो जितना गाँव में और भीतरी हिंदुस्तान तक फैलने की उम्मीद की जा सकती थी, खासतौर पे आज़ादी के बाद, तो उसमें शायद एक्सपेक्टेड उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। लेकिन उसमें मेरी मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि शहरों में जो अर्बनाइज किस्म से जो थिएटर खेला गया और जो चीज़ें यहाँ होती रहीं वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रामलीला और रामलीला और सारे स्वांग जो होता था, क्योंकि मुझे बचपन का याद है कि हमारे यहाँ लोक नाट्य की जो परंपरा पुरानी जो परंपरा है वो एक्चुअली इसी का है। लेकिन जो शहरी थिएटर था वो चल के वहाँ नहीं गया, या वो गांव ग्रामीण क्षेत्र से जो नाट्य कलाएं थी हमारी पारंपरिक, वो शहर चलकर नहीं आई। और अब अगर वो आई भी, शिफ्ट भी हुआ, तो वो बहुत ग्लोरीफाई किस्म से किया गया। तो जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा जी कि थिएटर्स या प्लेस जो भी है वो विषयों पर आधारित है। जी जी। जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन हुआ तो बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हुए 74 में, 75 ये जो पीरियड रहा है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि फणीश्वर नाथ रेणु और मेरे पिताजी जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, डॉक्टर रविंद्र राजहंस, नागार्जुन हुआ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे, ये सारे लोग नुक्कड़ नाटक में शरीक जी बिल्कुल। और
नुक्कड़ नाटक से लोगों ने जुड़ाव देश को प्रभावित किया, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है जिससे आप रियली सोशल इम्पैक्ट दे सकते हैं, समाज के ऊपर डायरेक्ट उसकी इम्पैक्ट। आपको नहीं लगता कि भारत के कुछ हिस्सों में, माने बंगाल वगैरह में यात्रा के रूप में या कर्नाटक में ये पहले से ये परंपरा थी, शायद ये इसको ताकत मिली 74 के या ऐसे कुछ मूवमेंट में, जब नुक्कड़ नाटकों के जरिए बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया आपको नहीं चाहिए था, लाइट्स नहीं थी, उपकरण बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थे, सीधे किसी भी सड़क पे खड़े हो गए, चौराहे पे खड़े हो गए और नाटक करना शुरू कर दिया। ये प्रयोग शायद हिंदी में तब ज़्यादा असरदार तरीके से एक आंदोलन की तरह सामने, आंदोलन का हिस्सा बन गया वो। बट इसमें क्या है, जो मैं अपने टेलीस्कोप से देखता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ, इसमें क्या है कि आप पेट्रियटिज्म को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्र भावना को इस तरह के नुक्कड़ नाटकों से, इस तरह की छोटी छोटी जो नौटंकी होती हैं, आप पब्लिक को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोग इसको देखते हैं। अब कोई विषय हो, कोई सोशल थीम हो, कोई सामाजिक विषय हो, सामाजिक विषय पर अगर चर्चा करनी हो, एक ऐसा विषय हो जो जनमानस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर उसको हम नुक्कड़ नाटक के रूप में लाए और उसको उसके द्वारा संदेश दें, तो हमको लगता है इसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है। ये हो भी रहा है ज्योति साहब। अभी आप देखिए कि दिल्ली के भी कई स्कूल हैं या दूसरी जगह हिंदुस्तान के स्कूलों में या कॉलेजों में ये अब चल रहा है कि अलग अलग टीमें जो है नुक्कड़ नाटक की वो जाती हैं वहाँ और संदेश देने की कोशिश करती हैं, मतलब दर्शकों से सीधा संवाद, बच्चों से और लोगों से सीधे बात। खुद हमने बहुत सारा नुक्कड़ नाटक किया है, क्योंकि अस्मिता थिएटर ग्रुप जो है वो बेसिकली नुक्कड़ नाटकों पर ही टिका हुआ था। और हशमत जो सफदर हाशमी और वो सब उस समय जो था वो नुक्कड़ नाटक ही कर रहे थे उस वक्त, जब वो सारे इतने साधन भी उनके पास नहीं हुआ करते। लेकिन खासतौर पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद में प्रोसिनियम थिएटर को भी बड़ा एक फरोग मिला, उसको भी बहुत ताकत मिली। आपने चूँकि ज्योति जी सिनेमा में भी काम किया है, लोग आपको अभी रिसेंटली आपकी फिल्म वो क्या द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें आपने एक अहम रोल अदा किया प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का, और भी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म और भी अभी की है, छोटे उस्ताद। वो अच्छा, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और थिएटर से भी आपका जुड़ाव रहा ही है, तो आपको दोनों अनुभव हैं, कहाँ आपको संतोष ज़्यादा मिलता है, कहाँ आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक तो ये, और दूसरे थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि किन किन फिल्मों में आपने क्या क्या काम किया है। बड़ा ये मुश्किल है कहना कि थिएटर से मुझे ज़्यादा संतोष मिला या पिक्चरों से संतोष मिला, क्योंकि दोनों के अपने अपने अनुभव हैं। थिएटर से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, किसी भी कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और उसको डिस्प्ले करना, ये थिएटर समझाता है, सिखाता है। और आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी शिकायत, आप में क्या कमियां हैं, ये सामने ऑडियंस आपको बताती है। तो सीखता है आदमी थिएटर्स में प्ले करते हुए। और बड़े बड़े महारथी हुए, बड़े बड़े नाम हैं कलाकारों के जो थिएटर से, पृथ्वीराज कपूर से ये कहानी शुरू होती है। अगर आप ले प्री ब्रिटिश टाइम में तो चलता ही था, ब्रिटिश टाइम में जब पृथ्वीराज थिएटर आया तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार निकले। आपने जो भोजपुरी फिल्मों में भी आपने काम किया और हिंदी में भी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं उसी की बात कर रहा था कि एक तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा था कि थिएटर और पिक्चर ये दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन जो थिएटर से आता है पिक्चर में वो अच्छा परफॉर्मर होता है मेरे हिसाब से। एक बुनियादी तैयारी उसकी रहती है। हाँ, एग्जैक्टली। जहाँ तक हमारी पर्सनल मूवीज़ की बात है जिसमें मैंने काम किया है, तो बहुत सारी हिंदी मूवीज़ हैं और बहुत सारी भोजपुरी मूवीज़ हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ और उसमें भी चौसा गांव है बक्सर ज़िला का, तो वो एरिया भोजपुरी के लिए बड़ा फेमस है। वो भोजपुर एरिया ही है कल्चरली, और हमारे घर में भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा। तो हिंदी पिक्चर जब मुझे मिलने लगी तो जो पहली पिक्चर थी वो क्रांतिवीर का एक सीक्वल बना था। अच्छा। नाना पाटेकर और डिम्पल कापड़िया थे उसमें, तो उसमें मुझे एक मौका मिला 2008 में। अच्छा। उसके बाद से लगातार मुझे पिक्चरें मिलती रहीं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्पॉट कर लिए जाते हैं किसी प्रोड्यूसर से या कोई लोग आपका नाम रेकमेंड कर देते हैं आगे, तो फिर आपको काम मिलता जाता है। जी। तो ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मैंने पुलिसगिरी किया संजय दत्त के साथ, फिर मैंने अटैक्स ऑफ 26/11 किया, वो भी नाना पाटेकर थे, उसमें छोटा किरदार था लेकिन किया था मैंने उसको।
फिर मैंने एक कॉमेडी की थी, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। फर्स्ट टाइम मैंने कॉमेडी की थी, जिसे लोगों ने बड़ा सराहा था। फिर मुझे सरबजीत का मौका मिला ऐश्वर्या राय के साथ, वो बड़ी इंटेंस मूवी थी, बड़ी हटके मूवी थी। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा भी कई मूवीज़ हैं। भोजपुरी मूवीज़ का जहाँ तक सवाल है, तो भोजपुरी जो कि दिल्ली आ गए तो थोड़ा सा भोजपुरी से अलग हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि इसको डेवलप किया जाए, इस आर्ट को। फिर मैंने भोजपुरी पर फोकस किया, लैंग्वेज को ठीक से समझा, सीखा। और कई भोजपुरी पिक्चरें की, करीबन 60-65 के आसपास होंगी भोजपुरी पिक्चरें। और इस तो भोजपुरी सिनेमा में तो आपका एक फेस जाना पहचाना है। भगवान जानता है, हाँ, लोग पहचानते हैं। छोटी फिल्में जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो कितनी की हैं ज्योति साहब ने, वो एज एन फेस्टिवल प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं दिल्ली फेस्टिवल चलाता हूँ, तो मुझे पता है उसमें से हर साल जो है कम से कम 2 फिल्में ऐसी आती हैं जिसमें ज्योति साहब की भूमिका होती है। क्या बात है। अच्छा। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, वो हिंदी मूवी के लिए लिखा है, हम भी इंसान हैं। और ये टेररिज्म के ऊपर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोसाइटी को। इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, तो उनको मैं एक संदेश दे रहा हूँ इस मूवी से कि वो भी एक आदमी है, वो भी एक इंसान है। वो बचपन से ही टेररिस्ट नहीं बना है, माँ के गर्भ से वो टेररिस्ट होकर पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ, उसकी स्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो बन गया और एक उसके अंदर जुनून आ गया और उसी दिशा में गया। लेकिन अगर वो एक इनोसेंट आदमी की किलिंग करता है, जो मैं हूँ इस पिक्चर में, तो वो कैसे फील कर रहा है, उसके भीतर भी कुछ उसके मरता है। भीतर जब वो एक थोड़ी बहुत जो कि 1% या 2% इंसानियत है, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि उसके अंदर वो एक गिल्ट सा आ गया। उसको महसूस होने लगा कि अरे इसको तो मैंने मारा, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये आदमी इनोसेंट था, तो उसने सवाल बहुत किए हैं। ये फिल्म मंजर-ए-आम पे कब आ रही? मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए, शूटिंग, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। और बड़े अच्छे अच्छे इसमें कलाकारों का चयन है, तो बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स के साथ है ये मूवी। बट एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस्लाम के ऊपर है, कुरान के ऊपर है, और उसमें ये बोला है क्या इस्लाम कहता है या कुरान के किस पेज पर लिखा है कि एक इनोसेंट आदमी की हत्या की जाए। हम भी इंसान हैं, अगर हमें कुछ चुभता है तो उफ की आवाज़ निकलती है, ये क्यों आवाज़ निकलती है। चलिए, हम प्रोग्राम के आखिरी चरण में हैं। पाचा साहब, आपसे और आपसे दोनों से मैं एक ख़ास सवाल करता हूं कि एक बहुत अहम चीज़ जो हमारे घरों में मौजूद है, उस पे हमने फ़िलहाल चर्चा नहीं की है। थोड़ा सा उसके बारे में बता लें कि इसके साथ साथ टेलीविज़न भी है जो हर घर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसे आप अलग करके नहीं, बल्कि लोगों के जहन को मुतासिर करने में टेलीविज़न की बहुत अहम भूमिका है। पत्रकारिता को एक मिनट के लिए इसको हमें उपेक्षा करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम उस पर फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, क्योंकि जितनी सीरियल डिबेट्स हैं और जितनी कई बार बिना किसी कारण के वो हैं, लेकिन इसके बावजूद एक माध्यम है। उस माध्यम को आप किस तरह से देखते हैं, ये मैं आप दोनों साहब से पूछना चाहता हूँ। आप बता दें पहले पाचा साहब, उसके बाद ये सवाल मैं आपसे। देखिए, टीवी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत आसानी से हमारे घरों में पहुंचा है, और इस वक्त जो है आज भी अगर हम देखें तो तमाम तरह के डिजिटलाइज किस्म के जो है इंफॉर्मेटिव डिजिटल जो जिनको डिवाइस कहते हैं मार्केट में है, लेकिन टीवी का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं पाया है। और 90 के दशक में बड़े स्टार्स ने उसमें काम किया है, और 90 के दशक में जो चेंज हुआ है, जो सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं और प्राइवेट चैनल्स ने जो क्रांति की है, उसके चलते जो है अब टीवी और सिनेमा में बहुत फ़र्क भी नहीं रह गया है। लेकिन टीवी देखने के बाद अगर सिनेमा का असली इम्पैक्ट देखना है तो जाना तो हमें थिएटर में ही पड़ेगा, लेकिन वो फ़र्क ख़त्म हो गया है। ये बच्चन साहब जो है वो अब केबीसी जो है वो टीवी पर कर लेते हैं, अनुपम खेर साहब आ जाते हैं, और दूसरे एक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट फिल्में करने लगे हैं जो टीवी पर दिखाई जाती हैं। दूसरी बात है कि जो न्यूज़ का जो एक दायरा है वो बहुत बड़ा हो गया है। ओपिनियन फॉर्म जो है वो आ गया है। अब बहस मुबाहिसे जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। तो इससे टीवी के जरिए जो एक दूसरे को और
हर चीज़ को जानने का जो मौका हर आदमी को मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो टीवी की दुनिया का है, वो एक क्रांति है एक तरह से। बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ रही है कि उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे हो, उस पर थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है कि अगर एक माध्यम हमारे पास है तो उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। जैसे जब मुंबई अटैक हुआ तो बहुत सारे चैनल्स थे जो लाइव दिखा रहे थे उस चीज़ को, तो स्पेशली उनको कहा गया कि आप ये मत दिखाइए। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस जो है चैनल्स को होनी चाहिए कि हम टीवी पर देख तो रहे हैं लेकिन टीवी पर दिखा क्या रहे हैं, और वो सामने वाले पर क्या प्रभाव डाल रहा है या उसको कहाँ तक इंफॉर्मेटिव बना के खुद को दिखाने की कोशिश की जाएगी, वो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और सिनेमा की जहाँ तक बात है कि टीवी और सिनेमा तो आप समझ लीजिए कि पैरेलल ही हैं, कि बाप बेटे हैं, कि अगर एक को भी हटा देंगे तो दोनों इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ज्योति साहब, एक जल्दी से बता दीजिए ये कि इन्होंने इशारा बहुत अच्छा किया कि जब ये बॉम्बे अटैक हुए थे उस समय दिखा दिया कि भारत में कुछ ज़्यादा शायद आज़ादी इस सिलसिले में है, राज्य के और क्या की भूमिका इसमें क्या रहनी चाहिए, और टीवी को हम किस तरह से रेगुलेट एक तरीके से क्या करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, खुद ब खुद ये हो जाएगा। संक्षेप में बता दें क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा। जी, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब बॉम्बे 1993 ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे मीडिया ट्रायल होते हैं जिसमें दोषियों को सज़ा देने की बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि जजेस जो अदालत हैं उनकी एक अपनी प्रक्रिया है और टीवी न्यूज़ एंकर उसको किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं। आखिर जजेस भी तो उस चीज़ को देखते हैं अपने घर पे, तो दोनों में कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में किसी भी चीज़ को और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ चीज़ों को नहीं भी दिखाना चाहिए, हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों साहिबान ने शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ में। हम जानते हैं आपका बहुत तवील तजर्बा है इन दोनों माध्यमों के साथ, तीनों माध्यमों के साथ, थिएटर हो, टेलीविज़न हो या सिनेमा हो। ये आधा घंटे के बहुत छोटे से टाइम में इन तमाम बातों को शामिल करना मुमकिन, लेकिन ये जो भी बातें आपने हमारे नाज़रीन से शेयर की उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर कभी इस विषय पे और बातें भी करेंगे। आप आए हमारे साथ। नाज़रीन, ये थी हमारी बातचीत भारत की नाट्य परंपरा के बारे में, सिनेमा के बारे में, और आज जो टेलीविज़न की भूमिका हमारी ज़िंदगी में है उसके बारे में। अगले शुमारे में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।